सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 7 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मैचों में 600 छक्के लगाने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं। तो आंसर होगा रोहित शर्मा। अभी जो आईसीसी T20 मेंस वर्ल्ड कप 2024 का जो पहला मैच हुआ भारत और आयरलैंड के बीच में हुआ और उसमें ही भारतीय क्रिकेट टीम के जो कप्तान है रोहित शर्मा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 6 लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए। वैसे उस मैच को भारत ने ही जीता है और इस बार आपको पता है ये इसका कौन सा संस्करण है, नवा एडिशन है और कौन होस्ट कर रहा है, वेस्ट इंडीज और अमेरिका। वैसे अभी ये जो उद्घाटन मैच है इसका जो पहला मैच हुआ वो अमेरिका के नासाउ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया था। अच्छा, रोहित शर्मा के कुछ और रिकॉर्ड्स भी मैं आपको बताऊं, जैसे कि रोहित शर्मा T20 और वनडे इंटरनेशनल में 100 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय और दुनिया के दूसरे खिलाड़ी हैं। वहीं रोहित शर्मा विराट कोहली और बाबर आजम के बाद T20 इंटरनेशनल में 4000 से ज्यादा रन बनाने वाले तीसरे खिलाड़ी बने थे। और रोहित शर्मा ये विराट कोहली और महिला जयवर्धने के बाद T20 वर्ल्ड कप में 1000 रन बनाने वाले भी तीसरे खिलाड़ी हैं। इन्हें हिट मैन के नाम से जानते हैं। और अभी जब IPL चल रहे थे तब हमने पढ़ा था कि महेंद्र सिंह धोनी के बाद 250 मैचेस खेलने वाले ये दूसरे खिलाड़ी बन गए IPL में। अच्छा, IPL की बात हुई है तो अभी आपको पता है IPL किसने जीता? KKR ने। कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे हराया? सनराइजर्स हैदराबाद को। इसमें ऑरेंज कैप किसको मिली? विराट कोहली को, जो कि RCB के प्लेयर हैं। और पर्पल कैप, देखो ऑरेंज कैप जो सबसे ज्यादा रन बनाते हैं, पर्पल कैप जो सबसे ज्यादा विकेट लेते हैं, तो पर्पल कैप ये हर्षल पटेल को मिली है जो कि पंजाब किंग्स के प्लेयर हैं। और अभी हमने पढ़ा था 2 भारतीय क्रिकेटरों ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया। कौन कौन से क्रिकेटर हैं याद रखना उनके नाम। तो एक तो है दिनेश कार्तिक और एक है केदार जाधव। तो ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरे करने वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए। तो आंसर होगा ओलेग कोनोनेंको। तो रशिया के एस्ट्रोनॉट हैं यानी कि अंतरिक्ष यात्री हैं ओलेग कोनोनेंको, जो स्पेस में 1000 दिन पूरे करने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। इनसे पहले ये रिकॉर्ड रशिया के ही एक एस्ट्रोनॉट थे, गेनाडी पडालका उनके नाम था। वे 878 दिनों तक स्पेस में रहे थे। और ये जो ओलेग कोनोनेंको हैं 1000 दिन तक स्पेस में रहे हैं। अब ऐसा मत समझना ये लगातार 1000 दिनों तक स्पेस में रहे हैं, क्या नहीं, ये अपनी 5वीं अंतरिक्ष यात्रा में इन्होंने अपने 1000वां दिन पूरा किया स्पेस में। और वैसे अभी भी वो अभी अंतरिक्ष में ही है। सितंबर 2024 में ये धरती पर लौटेंगे। तो 1000 से भी ज्यादा दिन हो जाएंगे इनको। तो इनका नाम ध्यान में रखना। और किस देश के हैं? रशिया के हैं, ये भी याद रखना। क्रिस्टीना कोच का नाम याद है आपको? ये चांद पर जाने वाली पहली महिला होंगी। जो नासा का आर्टेमिस मिशन है उसके तहत ये चांद पर जाएंगी। और वैसे ये अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली महिला भी है। रायना बर्नवी की बात करें तो सऊदी अरब की अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला ये बनी थी। वैसे भारत में हमने नेशनल स्पेस डे मनाना शुरू किया। कब? 23 अगस्त को। क्यों 23 अगस्त को ही? क्यों? चंद्रयान 3 हमारा सफल लैंड कर गया था चांद पर। और चांद पे भी कहां पे? उसके साउथ पोल पर। तो चांद की साउथ पोल पर सफल लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश पूछेंगे तो भारत होगा। वैसे भारत चांद पे जाने वाला चौथा देश बना था। और अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन थे। 1961 में गए थे वो। उस समय USSR के थे वो। और कब गए थे? ये गए थे 12 अप्रैल 1961 1961 में। और इसी कारण से 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हम मनाते हैं। वोस्टॉक 1 से वो गए थे। वैसे मोदी जी ने हमको 2 लक्ष्य दे रखे हैं, आपको पता है ना। 2035 तक खुद का अंतरिक्ष स्टेशन भारत को बनाना है और 2040 तक चांद पर को भेजना है। अच्छा, कुछ और नाम मैं आपको बताता हूं। अगर पूछे कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन है तो वेलेंटिना तेरेश्कोवा। चांद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति पूछेंगे तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग 1969 में गए थे ये। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला पशु लाइका, जो कि एक कुत्ता था। भारत का जो पहला सैटेलाइट था उसका नाम क्या है? आर्यभट्ट, जिसे रशिया की सहायता से भेजा गया था। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय आप सभी जानते हो, राकेश शर्मा। और पहली भारतीय महिला तो कल्पना चावला। अब आपके लिए एक प्रश्न है। अभी कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा था कि एक भारतीय अमेरिकी एस्ट्रोनॉट है, उनका नाम आपको बताना है, जो कि तीसरी बार अभी अंतरिक्ष में गई हैं। अभी इसी साल हमने पढ़ा था उनका नाम। आप बताइएगा अगर आपको आता है तो। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में UPI को अपनाने वाला पहला दक्षिण अमेरिकी देश कौन सा बन गया। तो आंसर होगा पेरू।
तो अभी एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने पेरू देश के सेंट्रल रिजर्व बैंक ऑफ पेरू के साथ समझौता किया है। तो इस समझौते के तहत एनपीसीआई पेरू में यूपीआई डेवलप करेगा। पेरू में यूपीआई के जरिए डोमेस्टिक और इंटरनेशनल पेमेंट नेटवर्क स्थापित होगा और इस तरह आप कह सकते हो कि पेरू ये यूपीआई को अपनाने वाला दक्षिण अमेरिका का पहला देश बन गया है। इससे पहले यूपीआई हम कई देशों में शुरू कर चुके हैं, जैसे कि सिंगापुर, मलेशिया, यूएई, फ्रांस, नेपाल, ब्रिटेन, मॉरिशस, श्रीलंका वगैरह में। देखो पेरू ले चलता हूं मैं आपको। ये रहा मैप में पेरू। ये साउथ अमेरिकी देश है। कैपिटल लीमा होती है, करेंसी होती है सोल और प्रेसिडेंट है डीना बोलुआर्टे। अच्छा, अगर यूपीआई से संबंधित कुछ और प्रश्न मैं आपको बताऊं तो याद रखना, यूपीआई सिस्टम को अपनाने वाला पहला देश कौन सा बना था? तो नेपाल बना था, जिसने भारत से यूपीआई को अपनाया था। वैसे भारत में यूपीआई लॉन्च कब हुआ था? 25 अगस्त 2016 को। किसने किया था? एनपीसीआई ने। फुल फॉर्म भी याद रखना, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और यूपीआई की होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये आप समझते तो हो ना क्या होता है? जो आप मोबाइल से पैसा ट्रांसफर करते हो, फोन पे चलाते हो, पेटीएम चलाते हो, गूगल पे चलाते हो, तो ये सब किस पे बेस्ड है? यूपीआई पे ही बेस्ड है। उसी के माध्यम से आप क्विक ट्रांसफर कर देते हो पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। यह है यूपीआई। उसके अलावा अगर पूछे यूपीआई को अपनाने वाला पहला यूरोपीय देश, तो वो फ्रांस है। अभी भारत का पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च किया था किसने? हिताची पेमेंट सर्विसेज ने। और यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला ऐप ये मोबीक्विक है। जबकि यूपीआई लाइट फीचर को लॉन्च करने वाला पहला बैंक बना था पेटीएम पेमेंट बैंक। वैसे तो अब आरबीआई ने इसको बैन कर दिया, लेकिन प्रश्न तो फिर भी बनेगा, तो ध्यान में रखना। ये अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस 2024 के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सा अभियान शुरू किया है? तो आंसर होगा एक पेड़ मां के नाम। तो आपको याद है अभी हमने 5 जून 2024 को जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया था, तो उसी अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एक पेड़ मां के नाम से एक अभियान शुरू किया। कौन सी मां की बात हो रही है? धरती मां। कहां पे लगाया गया? नई दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क में। कौन सा पेड़ लगाया गया? पीपल का पेड़। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से एरिया वाइज सबसे ज्यादा वन क्षेत्र कहां पर है? मध्य प्रदेश में है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में। लेकिन प्रतिशत के हिसाब से परसेंटेज वाइज पूछा जाए तो सबसे ज्यादा मिजोरम में मिलेगा। वैसे अभी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को मनाया था, याद रखना। पहली बार इसको 1973 में मनाया गया। थीम क्या रही? तो थीम थी लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस, यानी कि भूमि पुनरुत्थान, मरुस्थलीकरण और सूखा लचीलापन। और मेजबान देश इस बार है सऊदी अरब। अच्छा, सऊदी अरब से एक पॉइंट मैं आपको याद दिला दूं कि इस बार 2 से लेकर 13 दिसंबर 2024 तक मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के लिए कोप 16 की मेजबानी करेगा सऊदी अरब। सऊदी अरब के रियाद में होगा। और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भूमि शरण और मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन पर कब हस्ताक्षर किए गए थे, तो 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था वहां पर। ये कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बता दिए, लेकिन महत्वपूर्ण है, इनको ध्यान में रखना आप। अभी हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में भारत के किस शहर ने खगोल पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पहली नक्षत्र सभा की मेजबानी की? तो आंसर होगा मसूरी। तो राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार ने मसूरी में नक्षत्र सभा नाम से अपनी तरह का ये पहला खगोल पर्यटन आयोजित किया है। 1 से लेके 2 जून 2024 को इसका आयोजन हुआ। कहाँ पे? मसूरी में। याद रखना, पहाड़ों की रानी के रूप में भी ये मसूरी बड़ी प्रसिद्ध है। और ये जो कार्यक्रम हुआ जॉर्ज एवरेस्ट शिखर पर आयोजित किया गया। अच्छा, आज मैं आपको उत्तराखंड ले चलता हूँ। उत्तराखंड से जो इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं वो आपको रिवाइज कराऊंगा, लेकिन उससे पहले एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ। आप बताएंगे दक्षिण पूर्व एशिया का पहला नाइट स्काई रिजर्व ये कहां पे बनाया जाएगा? तो ये है मैप में उत्तराखंड। कैपिटल इसकी देहरादून है। विंटर कैपिटल इसकी देहरादून है। इसकी जो समर कैपिटल है वो गैरसैंण है। मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी और गवर्नर है गुरमीत सिंह। यहाँ पे टिहरी डैम आपको मिल जाएगा जो कि भागीरथी नदी पर है, और ये भारत का सबसे ऊंचा डैम भी है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपको यहाँ पे मिलेगा उत्तराखंड में। ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। वैसे अभी इसका नाम बदल के राम गंगा नदी के ऊपर कर दिया गया है, क्योंकि इसमें से ही वो निकलती है। यहाँ पे राजा जी टाइगर रिजर्व आपको मिल जाएगा। फूलदेई त्योहार यहाँ पे मनाया जाता है। मक्खन महोत्सव यहाँ पे मनाया जाता है। अंडूरी महोत्सव यहाँ पे होता है। हरेला उत्सव यहाँ पे होता है।
यहाँ का राजकीय पशु की बात करेंगे तो अल्पाइन कस्तूरी मृग हो गया, राजकीय पक्षी है हिमालयन मोनाल, राजकीय फल है ब्रह्म कमल और मछली है प्यूटीटर महशीर। उसके अलावा आपको याद होगा भूकंप अलर्ट एप्लीकेशन को लॉन्च करने वाला ये पहला राज्य बना था। भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र यहीं पे खोला गया था और उत्तराखंड के देवस्थल में देश का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप भी स्थापित किया गया। प्री प्राइमरी लेवल पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य यही है और उत्तराखंड राज्य ने 2025 तक अपने आप को ड्रग मुक्त करने के लिए मिशन ड्रग फ्री देवभूमि अभियान भी शुरू किया था। देश की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल निर्माण फैक्ट्री कहां पे बनेगी? उत्तराखंड में, उत्तराखंड के रुद्रपुर में। ल्यूमिनस टेक्नोलॉजी इसको बना रहा है और भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्रा गलियारा ये उत्तराखंड में बनाया जा रहा है। रेशम उत्पादकों के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य यही है। उत्तराखंड का माणा गांव देश का पहला गांव बना जो पहले आखिरी गांव हुआ करता था। मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना यहाँ पे शुरू हुई। उत्तराखंड स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम यहाँ पे शुरू हुआ था। उत्तराखंड के चंपावत जिले में शुरू हुआ था ये। उत्तराखंड के तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया था। अभी मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना यहाँ पे शुरू हुई थी। कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन मसूरी में हुआ था। देश का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक यहाँ पे शुरू हुआ था और समिता कंसवाल आपने नाम सुना होगा, कई बार हमने पढ़ा है, उत्तराखंड की पर्वतारोही है, निधन हो गया अभी और मरणोपरांत तेंजिंग नॉर्गे पुरस्कार 2022 इनको मिला। आपको याद है उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन बनी थी? रितु बहारी बनी थी। तो उत्तराखंड से ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न मैंने आपको रिवाइज कराए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं हाल ही में पहली बार मैंग्रोव के वैश्विक मूल्यांकन के तहत रेड लिस्ट किसने जारी की है? तो आंसर होगा IUCN। IUCN मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर और इसने एक नई रिपोर्ट जारी की है जिसमें इसने चेतावनी दी है कि विश्व के आधे से ज्यादा मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के सामने पतन का खतरा बना हुआ है और ये IUCN के द्वारा मैंग्रोव का पहला व्यापक वैश्विक मूल्यांकन है। इसमें बताया भारत के अगर रेस्पेक्ट में हम बात करें तो इसमें बताया कि बंगाल की खाड़ी में जो सुंदरवन वाला क्षेत्र है वो भारत में सबसे कम चिंता वाला क्षेत्र है और वहीं सर्वाधिक चिंता वाला क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो साउथ इंडिया में जो मैंग्रोव इकोसिस्टम है, पारिस्थितिकी तंत्र है, जो श्रीलंका और मालदीव के साथ हम साझा करते हैं, उसे गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। और इसमें यह भी बताया कि पूरे विश्व का 50% से अधिक मैंग्रोव ये खतरे में है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और इसका मुख्य कारण क्या है? समुद्र के जल स्तर में वृद्धि। मैंग्रोव क्या होता है? ये झाड़ी या पेड़ आप फोटो में भी देख सकते हो, जो मुख्य रूप से तटीय खारे पानी में उगता है और ये काम का बड़ा होता है क्योंकि मृदा अपरदन को कम करता है और चक्रवातों से, सुनामी से रक्षा करता है। देखो IUCN ने इसको जारी किया, जिसकी स्थापना होती है 1948 में। फुल फॉर्म मैंने आपको बताई, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका मुख्यालय जरूर याद रखिएगा, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में किसने अर्थ केयर उपग्रह को लॉन्च किया? तो आंसर होगा जाक्सा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो जापान की जो स्पेस एजेंसी है जाक्सा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भी मिलकर अर्थ केयर उपग्रह को लॉन्च किया है। कहां से? कैलिफोर्निया अमेरिका से। किस रॉकेट से? फॉल्कन 9 रॉकेट से, जो कि स्पेस एक्स एजेंसी का है। स्पेस एक्स ये स्पेस की प्राइवेट कंपनी है जो अमेरिका में मिलेगी, एलन मस्क की कंपनी है। अच्छा, इसको लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? ये पता लगाना कि जो क्लाउड्स हैं, जो बादल हैं, वो अर्थ के रेडिएशन को कैसे बैलेंस करते हैं। इससे हमें क्लाइमेट मॉडलिंग और वेदर फोरकास्ट यानी कि मौसम के पूर्वानुमान में हमारी समझ बढ़ेगी। अच्छा, जैसे हमारी स्पेस एजेंसी है इसरो, जापान की है जाक्सा, और ये दोनों मिलकर के कौन सा मिशन लॉन्च कर रहे हैं? लुपेक्स मिशन। और लुपेक्स की फुल फॉर्म होती है लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। और उसी तरह से इसरो और नासा ने बनाया है निसार उपग्रह। निसार मतलब होता है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार। अभी आपको याद होगा जापान ने ही दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह बनाया है। चलो, इसको नाम क्या दिया है? मैं आपको 2-3 बार ये नाम बता चुका हूं, अभी मैं आपसे पूछ रहा हूं इसको नाम क्या दिया इन्होंने, ये आपको बताना है। और चांद पे पहुंचने वाला 5वां देश ये जापान ही है। अच्छा, यूं बताओ, जूस मिशन ये किसने लॉन्च किया था? यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया था चंद्रमा पर जीवन की खोज के लिए। और उससे पहले यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप भी लॉन्च किया था सोलर सिस्टम बॉडीज के निरीक्षण के लिए। तो ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं।
फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है? तो आंसर होगा सान्या मल्होत्रा। तो अभी न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है सान्या मल्होत्रा को उनकी फिल्म मिसेज के लिए। ये आपको ध्यान रखना है, ये हमारे काम की बात है बस। अच्छा, इसके अलावा अब जो मैं आपको यहाँ पे ऑप्शन से रिवीजन कराऊंगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है। अभी इन्होंने कांस फिल्म फेस्टिवल आपको याद है ना, इस साल 77 नंबर का एडिशन है जो कहाँ पे होता है, पेरिस फ्रांस में होता है। उसमें 4 भारतीय बड़े न्यूज में थे, वो चारों भारतीय एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखो क्या है, सबसे पहला नाम तो ये याद रखना, पायल कपाड़िया का। इनकी फिल्म है ऑल वी इमेजिन एज लाइट, इसने फीचर फिल्म कैटेगरी में ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार जीता था। इसके अलावा एक प्रसिद्ध भारतीय सिनेमेटोग्राफर हैं संतोष सिवान इनका नाम है, जो कांस फिल्म फेस्टिवल में प्रतिष्ठित पियरे एजेनिक्स ट्रिब्यूट पुरस्कार जीतने वाले पहले एशियाई बने थे। उसके अलावा अनासुया सेन गुप्ता, और इनकी फिल्म है शेमलेस, उसके लिए अनसर्टेन रिगार्ड कैटेगरी में इन्होंने बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता था, और ये पुरस्कार जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी थी। और एक और नाम है चिदानंद नाइक का नाम, उनकी शॉर्ट फिल्म है जिसका नाम है सनफ्लावर वर द फर्स्ट वंस टू नो, इसने ला सिनेफ पुरस्कार जीता था। तो ये 4 अवार्ड हमें मिले थे कांस फिल्म फेस्टिवल में, चारों के नाम मैंने आपको बता दिए, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना आप। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के कुलपति के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया, यानी कि वाइस चांसलर? तो आंसर होगा राकेश मोहन जोशी। तो अभी राकेश मोहन जोशी को वाणिज्य मंत्रालय के तहत एक प्रतिष्ठित बिजनेस स्कूल यानी कि भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, जैसे इंग्लिश में बोलोगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, इसका वाइस चांसलर यानी कि कुलपति नियुक्त किया है। ये जो IIFT है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, या हिंदी में बोलोगे तो भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, ये भारत में एक बिजनेस स्कूल है। इसकी स्थापना हुई थी 1963 में। ये कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट के रूप में काम करता है। बाकी ऑप्शन में आपको रिवाइज कराऊंगा, उससे पहले इसी तरह का एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं। अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर यानी कि कुलपति कौन बनी थी? उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में। बाकी कपिल सिब्बल देखो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बने थे, श्रीनिवास पल्लिया विप्रो के CEO बने थे, और संजय नायर एसोचैम के नए अध्यक्ष बने थे। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में शेख सबा अल खालिद अल सबा ये किस देश के क्राउन प्रिंस बने हैं? तो आंसर होगा कुवैत। तो अब कुवैत के नए प्रिंस होंगे ये शेख सबा अल खालिद अल सबा। वैसे ये कुवैत के प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके हैं, लेकिन अब यहाँ के ये नए प्रिंस होंगे। आपको याद होगा कुवैत अभी किस कारण से न्यूज में था? पहले आप मैप में देखो, ये रहा कुवैत, कैपिटल कुवैत सिटी होती है, करेंसी है कुवैती दिनार। अभी कुवैत में हिंदी रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था, इस कारण से ये न्यूज में था। अच्छा, यहाँ पे एक काम करता हूँ, आपको 2024 के जो इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स है, जिसमें किसी देश में कोई प्रधानमंत्री बना है, कोई प्रेसिडेंट बना है, उस तरह के सारे प्रश्न मैं आपको यहाँ पे रिवाइज करवाता हूँ। तो बिल्कुल ध्यान से सुनना, मेरे साथ साथ बोलना, ताकि आपका इन सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न का एक बार रिविजन हो जाए। यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि ईरान के जो राष्ट्रपति थे उनका निधन हो गया हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में, तो उनका नाम जरूर याद रखना, इब्राहिम राइसी उनका नाम था, और अभी उनकी जगह एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाए गए हैं मोहम्मद मोखबर। बाकी अभी आइसलैंड की राष्ट्रपति बनी हल्ला टॉमस डॉटर नाम है। मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है क्लाउडिया शियनबाम। लिथुआनिया के राष्ट्रपति बने गीतानास नौसेदा। चाड के प्रधानमंत्री बने थे अल्लामाय हलीना। चाड के राष्ट्रपति मोहम्मद इद्रिस डेबी बने। वियतनाम के राष्ट्रपति टू लैम बने। क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेंकोविक बने। स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर जॉन स्विनी बने। पनामा के राष्ट्रपति जॉस राउल मुलिनो बने। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग। आइसलैंड के प्रधानमंत्री बनर्जी बेनेडिक्टसन, और स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी। मिस्र के तीसरी बार राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी बने। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की पहली महिला प्रधानमंत्री जुडिथ सुमिनवा तुलुका बनी। सेनेगल के राष्ट्रपति बासिरो डियोमाय फे। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री बने लुइस मोंटेनेग्रो। वहीं आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री साइमन हैरिस बने। फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री मोहम्मद मुस्तफ़ा। हंगरी के राष्ट्रपति तामस फिलियोक। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी बने। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो बने। यमन के प्रधानमंत्री अहमद अवद बिन। अल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट बने नयाब बुकेले।
कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री ओल्जास बेक्टेनोव बने, फिनलैंड के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर स्तब, कोमोरोस के प्रेसिडेंट अजाली असोमानी, ग्वाटेमाला के नए प्रेसिडेंट बर्नार्डो एवरेलो, ताइवान के प्रेसिडेंट लाई चिंगते, फ्रांस के सबसे युवा व पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री गैब्रियल एटल बने, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के प्रेसिडेंट फेलिक्स त्शेसिकेदी बने। तो ये 2024 के यानी कि जनवरी से लेके जून तक के जितने भी इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रपति वाले, वो हमने रिवाइज कर लिए। और अब ये शीट में से बहुत सारे नाम आपको याद भी होने लगेंगे क्योंकि कई बार हम रिवाइज कर चुके हैं और ऐसे में आपको रिवाइज करवाता रहूँगा, तो जो नाम याद भी नहीं है वो याद हो जाएंगे, चिंता मत करो। बाकी आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करूँगा सेशन पसंद आया होगा, और अगर सेशन पसंद आया, मेहनत अच्छी लगी, अगर थोड़ा सा भी बेनिफिट आपको मिलता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में यार एक बार शेयर ज़रूर कर दिया करो, रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन मैं आपको करा दूं और सेशन एंड करते हैं। और हाँ, एक अपडेट मुझे आपको देना था। कल मैंने आपको बोला था जो क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन जो प्ले स्टोर में शो नहीं हो रही है, आप ही लोगों से मुझे मालूम चला था। तो कल डेवलपर से मैंने पता किया कि भैया ऐसा क्यों हो रहा है, प्ले स्टोर से एप्लीकेशन ही गायब हो गई। अभी नई एप्लीकेशन बनवाई है इतना पैसा दे करके। उसमें पहले एक दिक्कत आई थी कि जो एडसेंस होता है, मतलब जो ऐड वगैरह आते हैं एप्लीकेशन आप चलाते हो, तो उसमें अपने ऐड नहीं आ रहे थे। भैया आपको पता है मैं आप लोगों से किसी भी तरह की कोई फीस नहीं लेता हूँ, कोई क्विज की फीस नहीं लेता हूँ, कोई पीडीएफ वगैरह किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लेता हूँ। तो मैंने कहा ऐड वगैरह लगा देते हैं एडसेंस से कनेक्ट करके, क्योंकि बहुत से एप्लीकेशन में आप देखेंगे जो फीस वगैरह चार्ज करते हैं, पैसे वगैरह लेते हैं आप लोगों से, उनकी एप्लीकेशन में भी एड्स आते हैं। तो फिर मैंने कहा अपन भी लगा देते, थोड़ा बहुत हेल्प हो जाएगा। तो वो भी नहीं लग पाया अपना, वो भी रिजेक्ट हो गया, अप्रूव नहीं हुआ। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इतने पैसे लग गए, इतने और सही, फ्री में चलाएंगे पूरी। लेकिन किस्मत को वो भी रास नहीं आया, एप्लीकेशन वहां से भी हटा दी गई। कारण बताया गया पॉलिसी वायलेट कर रहे हो आप कुछ ना कुछ। अब सबसे कमाल की बात तो ये है कि डेवलपर को भी समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी पॉलिसी उनकी वायलेट कर दी हमने, कौन सी पॉलिसी के खिलाफ उन्होंने काम कर दिया। अब प्ले स्टोर से बताते भी नहीं है उन्होंने कि ये दिक्कत है या ये काम किया है। अब भगवान जाने क्या होगा। 30,000 रुपये लगा करके एप्लीकेशन बनवाई थी आप लोगों के लिए। आजकल पता नहीं सब कुछ उल्टा उल्टा ही हो रहा है, समय कुछ ऐसा ही चल रहा है। गॉड से प्रे कीजिए सब कुछ सही हो जाए, बाकी अब मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं। चलो फिर मैं आपको कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करा दूँ और सेशन एंड करते हैं। तो यहाँ पे हम 6 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे। तो पहला प्रश्न पूछ रहे हैं कि 2026 में विश्व एथलेटिक्स अल्टीमेट चैंपियनशिप का पहला संस्करण कहाँ पर होगा, तो आंसर होगा हंगरी में। फिर पूछा भी किसे हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया, कृष्ण प्रकाश को। फिर पूछा जून 2024 में रिम्पैक एक्सरसाइज का आयोजन कहाँ पे होगा, हवाई अमेरिका में। फिर पूछा विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की थीम क्या है, भूमि पुनरुत्थान, मरुस्थलीकरण और सूखा लचीलापन, जो मनाया कब, 5 जून को। फिर पूछ रहे हैं भारत किस वर्ष 81वें अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की वार्षिक आम बैठक की मेजबानी करेगा, 2025 में। फिर पूछा काजा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया, जाम्बिया में। फिर पूछा किसने प्रवाह सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया, तो इसरो ने। फिर पूछा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्यकारी अध्यक्ष किसे बनाया गया, विजया भारती सयानी को। और फिर पूछा भारत और किस देश के बीच में कॉड शेयर समझौता हुआ, भारत और जापान के बीच में। और आखिरी प्रश्न पूछा क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में कौन सी भारतीय यूनिवर्सिटी टॉप पे रही, तो आईआईटी बॉम्बे। वैसे पूरी लिस्ट में टॉप पे है अमेरिका का MIT। अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल की वीडियो में पूछा था अभी हैदराबाद मुक्ति दिवस ये कब मनाया जाएगा, तो आंसर होगा 17 सितंबर को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।